हेलो गाइस, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन कर रहे हैं और रोज़ हम लोग करीबन 3 से 4 टॉपिक इजीली कवर कर लेते हैं और लेक्चर्स वेरी करते हैं 30 मिनट्स टू 1 आवर्स के बीच में। अगर आप अभी अभी चैनल पर आए हैं और अभी अभी आप मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व तक कवर कर लिया है और अभी हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि थ्रेटेंटेड स्पीसीज़ या संकटापन जो भी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनको सेव करने के लिए चलाए जा रहे हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो आज प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई, लाइक NTCA जो बनाई गई, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को कौन हेड करता है। उसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, लास्टली कौन सा इसमें इंक्लूड किया गया है और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से टाइगर रिजर्व का एरिया सबसे ज़्यादा मिनिमम है, यानी कि मिनिमल एरिया वाला कौन सा टाइगर रिजर्व है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि काउंटिंग क्या है, जो भी टाइगर्स हैं टोटल, ठीक है, उनका कोई सेंसस हुआ था क्या लास्टली, तो जो जनगणना उनकी हुई थी उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर किस प्रदेश में पाए जाते हैं, इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जितनी भी इस तरह की प्रजातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है या उनकी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हम उन सब के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। हमारे लेक्चर्स टू द पॉइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, और जान ही रहे हैं आजकल यूट्यूब पे कोई मैम या कोई सर आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो भी सही है टेक्निक, बट हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। आपको किसी भी एग्जामिनेशन में कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है। खासकर मैंने जो सेक्शन कवर किए हैं, मैंने अभी तक दूसरा सेक्शन है मेरा, पहला सब सेक्शन मैंने कवर किया था साइंस का, जो कि जनरल साइंस का था, जिसमें लाइफ साइंसेस का पोर्शन ज़्यादा और उसके बाद फिजिक्स का पोर्शन था, और अभी ये दूसरा सेक्शन मैं कवर कर रहा हूँ जो कि इन्वायरमेंट का पोर्शन है। आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में और भी पोर्शंस, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी इस संस्था की तरफ से, उसका निर्वहन करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके समय में लाया गया 1973 में, और ये टोटल 9 टाइगर रिजर्व के साथ स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहला जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। अभी ये 9 स्टेट्स में जो है उस समय डिस्ट्रीब्यूट था, जहाँ से स्टार्टिंग हुई। उसके अलावा कहा जाता है कि प्रेजेंट में कंजर्वेशन, जो भी टाइगर कंजर्वेशन है, उसे ना केवल इस तरह से देखा जाता है कि वो एक प्रयास करता है, एक एफर्ट करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने का, जबकि बराबर का प्रयास करता है किसी भी बायोटाइप्स को भी बचाने का जो कि सीजिबल मैग्नीट्यूड में पाई जाती हैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश में सेम चीज़ देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड, स्टार्ट किया गया था एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन 1973 with 9 tiger reserve located in different habitat types in 9 different states. उसके बाद मैंने पढ़ा है कि एट प्रेजेंट टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड इन इंडिया नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीसीज़, केवल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने के लिए नहीं देखा जाता, बट विद इक्वल इम्पॉर्टेंस, बराबर ही महत्व दिया जाता है उसको, ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स। बायोटाइप्स को भी प्रिजर्व करता है, जो भी इस तरह की वनस्पतियाँ हैं उनको भी प्रिजर्व करता है, ऑफ सीजबल मैग्नीट्यूड, जो कि सीजबल मैग्नीट्यूड में पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत, एक मैंने नोट्स रखा है। चलिए, तो नोट से स्टार्ट होता है यहाँ से। कह रहा है कि करंटली जो है इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया,
ऑल द टाइगर रिजर्व्स और गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा गवर्न होते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा। पहले जो है 50 टाइगर रिजर्व थे, 3 टाइगर रिजर्व को रिसेंटली ऐड किया गया है लिस्ट में। 51वां, अब नाम याद रखना स्टार्ट करिएगा, मैं स्टार बना रहा हूँ। 51वां टाइगर रिजर्व यानी कि 51th टाइगर रिजर्व जो है वो है श्रीवल्लीपुथूर, श्री मलाई, ठीक है ना। श्रीवल्ली, आपने सुना होगा ना वो सॉन्ग, वही चीज़ है श्रीवल्ली वाला। श्रीविल्लीपुथूर कहाँ पर लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये चीज़ें नोट करते चलिएगा आप लोग साथ में। 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो ऐड किया गया है रामगढ़ विषधरी, रामगढ़ विषधरी, ओके। ये है आपका राजस्थान में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है PCS में। नेक्स्ट 53rd जो लास्ट टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है उसका नाम है गुरु घासीदास और तोमार पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिला करके 53वां घोषित किया गया है, ठीक है। गुरु घासीदास वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तोमार पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब कह रहा है कि बोथ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तोमार पिंगला वाइल्ड लाइफ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अब रामगढ़ विषधरी के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो कि 50 सेकेंड था। पहला कह रहा है कि 52वां टाइगर रिजर्व है, दूसरा कह रहा है कि राजस्थान में है और ग्रीन सिग्नल पाया है NTCA के द्वारा, ये ठीक है, 2 ही पॉइंट है। आगे अब देखते हैं 53 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। नाम बोलता जाऊंगा और स्टेट बोलता जाऊंगा, देखते जाते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, कॉर्बेट है उत्तराखंड में, कान्हा है मध्य प्रदेश में, मानस है असम में, मेलघाट है महाराष्ट्र में, पलमऊ है झारखंड में, रणथंभौर है राजस्थान में, सिमलीपाल है उड़ीसा में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, पेरियार है केरला में, सरिस्का है राजस्थान में, बक्सा है वेस्ट बंगाल में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, कलक्कड़ मुंडन थुरई है तमिलनाडु में, वाल्मीकि है बिहार में, पेंच है महाराष्ट्र में, ताडोबा अंधेरी है महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, पन्ना है मध्य प्रदेश में, दम्फा है मिजोरम में, भद्रा है कर्नाटक में, पेंच है मध्य प्रदेश में, 2 बार हो चुके हैं शायद, पक्के और पखुई है आंध्र प्रदेश में, नामेरी है असम में, सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में, अनामलाई है तमिलनाडु में, उदंती सिद्धांती है आपका छत्तीसगढ़ में, सतकोशाई मतलब उड़ीसा में, अचानक मार है आपका, इंपॉर्टेंट है ये, अचानक मार है छत्तीसगढ़ में, डांडेली अंसी है कर्नाटका में, संजय डुबरी है मध्य प्रदेश में, मुदुमलाई है तमिलनाडु में, नागरहोल है ये भी इंपॉर्टेंट है कर्नाटका में, परम्बिकुलम है केरला में, ये भी इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री है महाराष्ट्र में, बिलीगिरी है कर्नाटका में, केवल है आपका कावल है आपका तेलंगाना में, साथ्यमंगलम है आपका तमिलनाडु में, मुकुंदरा हिल्स है राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में पूछा हुआ प्रश्न है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आसाम में। कामलांग है अरुणाचल प्रदेश। फिर मैंने 3 बता दिया जो कि महत्वपूर्ण थे। श्रीविल्लुपुथूर मेघमलाई तमिलनाडु में, रामगढ़ विषधरी राजस्थान में और गुरु घासीदास तोमार पिंगला छत्तीसगढ़ में, जो कि 2021 में इन तीनों को शामिल किया गया। अब स्टेट वाइज लिस्ट है जो कि आप पॉज करके देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। यह लिस्ट जो कि टाइगर रिजर्व को दिखाती है इंडिया में। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास और तामोर पिंगला है, जो कि 53वां है और ये लार्जेस्ट है। ठीक है, देखिए राजा जी कहाँ है, जिम कॉर्बेट कहाँ है,
इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है कि अभी नंबर कितना है इंडिया में, जो कि सेंसस हुई है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो 2967 टाइगर्स हैं इंडिया में, और 2014 में 2226 थे, यानी कि 2226, 2226, वहाँ से 33% का जंप लिया है। ये जो रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018, इसे कंपाइल किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में। ओके, बता रहा है कि सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं 1033, और सबसे ज़्यादा शेर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में पाए जाते हैं तो एमपी में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर्स हैं अकेले। उसके बाद कर्नाटका में है और फिर उत्तराखंड में। तीन चीज़ याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं एमपी, फिर कर्नाटका और फिर उत्तराखंड। ओके, तमिलनाडु के पास 264 टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ कह रहा है कि 3 स्टेट जिसमें परसेंटेज वाइज, तो मध्य प्रदेश के पास 71 टाइगर की पॉपुलेशन है, जो इंक्रीमेंट हुई थी लास्ट ईयर से, मतलब 2014 वाले सेंसस से। महाराष्ट्र में 64% और कर्नाटका में 29%। मिजोरम और छत्तीसगढ़ दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया, मतलब अच्छा खासा डिक्लिनेशन हुआ है उनकी पॉपुलेशन में। 2018 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में केवल 19 टाइगर्स थे, जबकि 2014 में 46 टाइगर्स हैं। ठीक है ना, मतलब 2014 में जो चीज़ 46 थी छत्तीसगढ़ में, वो अब 19 टाइगर्स बचे हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट डिक्लिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ और जान जाते हैं कि प्रेजेंट में 53 टाइगर रिजर्व हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंडर में आया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेंच सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश का, और पेरियार सेंचुरी, ये उभर के निकला है, सबसे बढ़िया मैनेज किया गया है इसे, 2018 के अकॉर्डिंग है ऐसा। उसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का, रजिस्टर किया गया है मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें 2014 के बाद से। इन टर्म्स ऑफ टाइगर काउंट के मामले में बॉटम के 2 टाइगर रिजर्व हैं, दम्फा टाइगर रिजर्व और राजाजी रिजर्व उत्तराखंड का, ये बॉटम के 2 टाइगर रिजर्व हैं। नो टाइगर हैज़ बीन फाउंड इन बुक्सा। बुक्सा में कोई भी टाइगर नहीं फाउंड हुआ है, वेस्ट बंगाल का है। पलामाऊ में भी नहीं फाउंड हुआ है और दम्फा में भी नहीं फाउंड हुआ है। तो 3 चीज़ आप देखेंगे, जिन 3 जगह पर कोई भी टाइगर नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पर नंबर दिखा रहा है, अगर आपको नंबर जानना हो तो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था मैंने बता ही दिया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में लॉन्च हुआ था अप्रैल 1973 में। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो था वो भी मैंने बताया, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, और ये उत्तराखंड में स्थित है। और कैलाश सांखला जो है इसके पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद कह रहा है कि ड्विंडल करता है पॉपुलेशन, बिग कैट्स वर्क टू इंक्रीज देयर नंबर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या कह रहा था कि जो ड्विंडलिंग नंबर था, यानी कि जो घट रहा था पॉपुलेशन बिग कैट्स का, यानी कि बिग कैट्स मतलब टाइगर्स का, उनको बढ़ाने का काम था। तो उनको बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर्ड स्कीम आई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में, और स्टार्ट किया गया 9 टाइगर रिजर्व के साथ में। ओके, और वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। वन लीनियर टाइप क्वेश्चन क्या पूछता है वन लाइनर का, मोस्ट टाइगर्स कहाँ पर हैं, तो इंडिया में है। कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 हैं। लार्जेस्ट कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व जो है सबसे छोटा है। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था, जिम कॉर्बेट था। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, इंडो नेपाल बॉर्डर में है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। माउंट कैलाश सांकला कहाँ पर अपॉइंटेड किए गए थे, तो प्रोजेक्ट टाइगर में किए गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, तो 1 अप्रैल 1973 में। 51वां कौन सा है, श्रीविल्लीपुथूर मेघुमलाई। 52वां कौन सा है, रामगढ़ विषधारी। ये चौथा टाइगर रिजर्व था राजस्थान का। 53rd आपको बता ही दिया हूँ नाम। इसमें
दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है। पहला है ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 50वां कौन था? कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। राजाजी नेशनल पार्क सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो यह है उत्तराखंड में। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे ग्रुप ऑफ टाइगर क्या कहलाते हैं, और रेड सिल्क कॉटन ग्रोइंग इन द एरिया। सिमलीपाल में जिम कार्बेट को दूसरा नाम था हैले नेशनल पार्क। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप पॉज करके पढ़ लेंगे। चलते हैं, ये तो हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। आशा करता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अब कोई कंफ्यूजन बची नहीं होगी। कितने टाइगर रिजर्व है, कहाँ है, कब स्टार्ट किया गया, पहला कौन सा था, कितने के साथ स्टार्ट किया गया, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, पिछले कुछ टाइम में यानी कि 2014 के सेंसस से 18 के सेंसस में ग्रोथ किस में सबसे बढ़िया हुआ, किस टाइगर रिजर्व में खुद को बहुत बढ़िया मैनेज किया है, कहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है कवर करा दी हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइगर से कोई भी क्वेश्चन आता है और आपने मेरा लेक्चर देख रखा है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा। अगला आता है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। ध्यान से पढ़ते हैं इसको। देखिए हुआ क्या था कि लगातार जो क्रोकोडाइल्स का नंबर घट रहा था, उसके कारण से इनकी ब्रीडिंग करने के बारे में सोचा गया और इसकी पहल की यूएनडीपी, फाओ ने, एफएओ ने। ठीक है, और इन दोनों ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया 1975 के आसपास में। तो एक बार ही देख लेते हैं। प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन ओडिशा एंड देन एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर स्टेट्स इन अप्रैल 1975 विद यूएनडीपी और एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके असिस्टेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द 3 इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, नेमली गैवियालिस गैंगेटिस, क्रोकोडाइलस पालुस्टिरिस एंड द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस पोरोसस। तो ये 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स को उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए, वो ख़त्म हो रहे थे, इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गए थे, तो संकटापन्न थे, तो उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं, जैसे 17 जून सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। उसके साथ ही 3 चीज़ जानेंगे जो हमने नाम पढ़ा है उसे हिंदी में एक बारी और, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही एक बारी और थोड़ा आसानी से समझते हैं। 3 टाइप के जो स्पीसीज़ को बचाना था, तो उसमें पहला था मगर या मार्शी क्रोकोडाइल। मगर जो है वो अंडे देता है, ये मगर क्रोकोडाइल जो है अंडे देता है, और इससे इसलिए जानते हैं क्योंकि अक्सर जो भी हम लोग देखते हैं कीचड़ में पाया जाने वाला क्रोकोडाइल वो यही होता है और ये डेंजरस होता है। मेनली ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, जैसे मार्शेज में पाया जाता है, रिवर लेक्स इत्यादि में पाया जाता है। ओके, ये आईयूसीएन की थ्रेटेंटेड स्पीसीज में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है एस्चुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये जो है अर्थ पर सबसे लंबे समय तक जीने वाली स्पीसीज थी। इसको एस्चुराइन क्रोकोडाइल कहते हैं। इसको मैन ईटर भी कहते हैं, मैन ईटर भी कहते हैं। ये उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में, उसके अलावा सुंदरवन में वेस्ट बंगाल के पाया जाता है, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार में भी पाया जाता है। ये पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। मैंने 3 जगह बताई, पहला बताया भितरकनिका, सुंदरबन और अंडमान एंड निकोबार में, तीनों जगह पाया जाता है। इसे भी जो आईयूसीएन की थ्रेटेंड स्पीसीज में लीस्ट कंसर्न में डाला गया है। और तीसरा हमें पता ही है घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो, जिसका मुंह जो है थोड़ा पतला सा होता है, घड़ियाल का मुंह जो है ऐसा होता है।
तो ये गैवियलिस के नाम से भी जाना जाता है, यही जो पहला वाला था। बेसिकली जो है इनकी लॉन्ग स्नाउट के लिए बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं। लॉन्ग स्नाउट मीन्स वो जो आगे का चोंच होता है उनका, ठीक है, वो एक पॉट या घड़े की तरह से लुक्स करता है, इसीलिए उसको घड़ियाल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्लीन वाटर में ये रहते हैं, चंबल रिवर के आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते थे विंध्यन रेंज में। और वर्तमान समय में जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि बहुत ही कम हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। ठीक है, कुछ रिवर थी, घाघरा, गंडक, उसमें ये पाए जाते थे। हुआ क्या, क्रोकोडाइल इतने ख़त्म क्यों हुए और ये प्रोजेक्ट आया? इंक्रोचमेंट जो हुआ मनुष्यों का रिवर बैंक्स पर, यानी कि नदियों के तट पर, उसके किनारों पर या मार्शी एरियाज़ पर जहाँ पर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, यानी कि शहरीकरण हुआ, घर बनने शुरू हुए और मनुष्य का इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण हुआ कि क्रोकोडाइल्स जो है वो ह्यूमन पर अटैक करने लगे और क्रोकोडाइल्स को जो है ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और इन एरियाज़ में फिर धीरे धीरे वो कम हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें वडोदरा गुजरात की, कोटा राजस्थान की, भितरकनिका उड़ीसा की, अंडमान एंड निकोबार की, तो वहाँ पर जो है ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट इन इंडिया कहा जाएगा उसे। मतलब वहाँ पर जो है ऐसा हॉटस्पॉट था कि वहाँ पर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा थे, बट धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है हॉटस्पॉट बन गया और वो धीरे धीरे क्रोकोडाइल्स को कम करता चला गया। कुछ पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे जो भी इकोसिस्टम है हम लोग का उसको बैलेंस करने के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो क्रोकोडाइल्स के एरिया है उनको संरक्षित किया जाए, कुछ अवेयरनेस लोगों में जो है लाई जाए, या फिर क्रोकोडाइल्स को रीलोकेट किया जाए किन्हीं ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो जीवन यापन कर सकें, जहाँ का वेदर जो हो उनके अनुकूल हो। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं लेसर कैट प्रोजेक्ट। तो लेसर कैट प्रोजेक्ट को अभी हम लोग रोकेंगे, पहले हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1991 में लॉन्च हुआ था टू प्रोटेक्ट एशियाटिक एलिफेंट विच इज़ ऑल्सो अ हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल पोचिंग। इनका इतना ज़्यादा पोचिंग किया जाता था। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमने अभी इसमें शामिल नहीं किए उसे भी समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि 1991 92 था, यानी कि इसे कभी भी एग्जामिनेशन में 92 ही टिक करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, एक बारी फिर से समझते हैं कि फरवरी 1992 में ये हुआ कि सेंट्रल ने क्या किया कि स्पॉन्सर किया प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए कि हम लोग जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट करते हैं और हाथी की गिरती हुई संख्याओं पर ध्यान देना है। फिर करना क्या था कि प्रोजेक्ट जो है वो मैनुअली इम्प्लीमेंट किया गया उस समय 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल था। और थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तरफ से। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं शंकर IAS का नोट्स, और जो कि काफ़ी ब्रॉड नोट्स है। बेटर है कि आप मेरी बेसिक्स की लेक्चर्स देखने के बाद कोई भी नोट्स आप प्रेफर करो, ठीक है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। शंकर IAS का नोट्स तो बेसिकली इंग्लिश में अवेलेबल है, बट लोग कहते हैं कि इससे बेस्ट नोट नहीं है। फिर भी आप दृष्टि का कोई कंटेंट फॉलो कर सकते हो, या आप मेरे ही कंटेंट का नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं कई जगह से जो है कंटेंट लेता हूँ। तो आप मेरे कंटेंट का नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कंटेंट्स अपडेटेड दिए जाए। जैसे मैंने अभी कुछ डेटा आपको अगस्त 2022 तक का दिया, ठीक है। तो कोशिश की जाती है कि चीज़ें बिल्कुल अपडेटेड रहें। आगे बात करते हैं कि जो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट था वो भी टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ दिया जाता था स्टेट्स के द्वारा इस प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। चूँकि होता क्या था कि जो भी एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट होता था, एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता था, उसमें ह्यूमन क्या करता था कि पोचिंग करता था, तस्करी कर देता था अगर एलिफेंट की किसी तरह से डेथ होती थी या उसे मार करके। आपको पता है कि एलिफेंट टस्क यानी कि हाथी के दांत जो होते हैं वो पूर्णतः सघट्ट के कैटेगरी में आते हैं। मतलब हाथी दांत को जितने ऊपर से गिराया जाएगा लगभग उतनी ही ऊंचाई तक वो वापस पहुंच जाता है। तो उसकी ऑर्नामेंट्स बनाने में, आभूषणों के निर्माण में उसका बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस होता है। प्राचीन काल की जब मूर्तियाँ देखेंगे आप कुषाण काल की किसी भी ऐसी जगह पर संग्रहालय में जा करके, तो म्यूज़ियम में जा करके, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर हाथी दांत के भी, जिसको एलिफेंट टस्क कहते हैं, उसके भी बहुत सारे जो स्ट्रक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था इस पूरे प्रोजेक्ट का? पहला तो था कि प्रोटेक्ट करना एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट और कॉरिडोर्स बनाए जाएं, ठीक है, यानी कि उनके मूल आवास में कॉरिडोर्स बना करके उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा था कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एड्रेस किया जाए, इशू को, उस जो मनुष्य का एलिफेंट के साथ या किसी भी जानवर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको एड्रेस किया जाए, उसके बारे में सूचित किया जाए, सर्वसाधारण को बताया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि मत ऐसा करिए, ठीक है, एनिमल से बच के जितना पॉसिबल हो बिना मारे उसको निकलिए। और लास्ट ये है ऑब्जेक्टिव था कि डोमेस्टिक एलिफेंट जितने भी है, यानी कि हमारे देसी जो हाथी हैं, उनका जो है हम लोग वेलफेयर के बारे में सोचें, ठीक है, यानी कि उनको बचाने के बारे में सोचें। फिर एलिफेंट कॉरिडोर क्या था? एलिफेंट कॉरिडोर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेच नैरो स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्टेड land that connects larger habitat with elephant population and forms a conduit for animal movement between the habitats. The movement helps enhance species survival and birth rate. There are 88 identical elephant corridor in India. जब का ये डेटा है, ठीक है, तब का 88 कॉरिडोर थे टोटल। आउट ऑफ टोटल 88 कॉरिडोर्स 20 वर इन साउथ इंडिया, 12 वर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड 20 इन सेंट्रल इंडिया, 14 इन नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड 22 इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। तो इस तरह से एक कॉरिडोर क्या बनना था? कॉरिडोर वो था कि एक स्ट्रेच किया जाए एक रास्ते को, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्ट, एक स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्ट को स्ट्रेच किया जाए जो कि कनेक्ट करे लार्जर हैबिटेट को विद एलिफेंट पॉपुलेशन, एलिफेंट की पॉपुलेशन से, ठीक है। लार्जर हैबिटेट किसी भी जानवर का हो सकता है, तो इसे ही आपका कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एलिफेंट कॉरिडोर। आगे की बात करें, एलिफेंट कॉरिडोर को कुछ कुछ परेशानी भी थी, जैसे जहाँ पर कोल माइनिंग हो रही है या आयरन ओर माइनिंग हो रही है, वो सिंगल बिगेस्ट थ्रेट था सबसे ज़्यादा कॉरिडोर के बीच में अगर आता हुआ ऐसी चीज़ें। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जितने भी हैं मिनरल रिच इलाके थे, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स थे, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, विच मेक्स देम नोन फॉर एलिफेंट मैन कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट्स भी के लिए जाना जाता था। उसके बाद क्या था कि देर इज़ ऑल्सो अ सीरियस पोचिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर एक तस्करी की भी बहुत बड़ी परेशानी थी कि कॉरिडोर्स में जो है जब गुजरेंगे एलिफेंट्स एक हैबिटेट से लार्ज हैबिटेट की ओर जाएंगे, तो एलिफेंट के आइवरी यानी कि टस्क के लिए उनके जो कि एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होते हैं, उनके लिए जो उनकी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जो हाथी होते हैं वो एक्सटेंसिवली ग्राउंड को ग्रेज करते हैं, और बहुत सारे जो रिजर्व्स होते हैं वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोटेक्टेड एरिया बड़ा नहीं हुआ तो एलिफेंट जो है फूड के सर्च में इधर उधर घूमेगा, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि ग्रुप में 10 एलिफेंट्स रह रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया वो खाते पीते हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, ग्रेज करते हैं, कि उनके लिए पहली चीज़ तो जो भी रिजर्व्स होंगे वो इनफ नहीं होंगे, और अगर उन्हें खाना पर्याप्त नहीं मिला तो कॉरिडोर को छोड़ के इधर उधर चले जाएंगे, और फिर ह्यूमन बस्ती वाले इलाके में जब जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी है। हाथी मेरे साथी एक स्कीम आई थी। हाथी मेरे साथी जो कैंपेन था वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF के द्वारा। पार्टनरशिप किया था उसमें WTI ने, यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। ये क्या करता था? इम्प्रूव करता था कंजर्वेशन एंड वेलफेयर प्रॉस्पेक्ट ऑफ द एलिफेंट, इंडियाज़ नेशनल हेरिटेज एनिमल। उसे नेशनल हेरिटेज एनिमल बनाया गया, और एलिफेंट्स के आपका जो कंजर्वेशन था और वेलफेयर था उसको इम्प्रूव किया गया। ये जो कैंपेन था उसे जब लॉन्च किया गया तो एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग की गई दिल्ली में 2011 के आसपास।
जिसे E8 कहते हैं। और E8 कंट्रीज कंप्राइज ऑफ इंडिया, बोत्सवाना, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड जो है इस एलिफेंट 8 मीटिंग में आई थी। 8 कंट्रीज़, फिर से मैं नाम बता दे रहा हूँ। बोत्सवाना, पहला तो इंडिया था, फिर बोत्सवाना था, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था, इंडोनेशिया आया था, केन्या आया था, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड आया था E8 में। फिर कह रहा था कि पब्लिक इनिशिएटिव जो एम किया गया था इंक्रीज अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए लोगों में, और फ्रेंडशिप डेवलप करिए आप हाथियों से, इसीलिए उसका नाम रखा गया था हाथी मेरे साथी। इस कैंपेन का जो मस्कट था उसका नाम था गजू। ओके, ये बाकी चीज़ें आप जो है गजू के बारे में सर्च करके देख सकते हैं। इतना ही था प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। सिमिलर ऐसे ही प्रोजेक्ट राइनो 1987 में आया काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। ये क्या करता था, वन हार्न राइनो जो होता है, एक सींग वाला जो गेंडा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। वन हार्न राइनो वाला जो गेंडा होता है उसको एक्सटेंशन से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और ये कवर करता था 430 किलोमीटर का। और नेचुरल ड्विंडलिंग यानी कि जो घट रहा था राइनो का, उसको देखने के लिए हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट 1981 में आया था। इंडेंजर्ड मस्क डियर को एक्सटेंशन से बचाने के लिए, इनकी ब्रीडिंग करने के लिए और गुड रिजल्ट पाने के लिए आपका मस्क डियर प्रोजेक्ट आया था। फिर अगली बात करें प्रोजेक्ट हंगुल की, तो प्रोजेक्ट हंगुल जो लॉन्च हुआ था 1970 में कश्मीर वैली में, हाईली इंडेंजर्ड कश्मीर स्टैग को बचाने के लिए, कश्मीरी स्टैग को बचाने के लिए, जो कि एक्सटेंशन उस समय फेस कर रहा था। उसके बाद देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या समय समय पर आपके कदम उठाए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं इस तरह की चीज़ों को सेव करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आते हैं। ये जो एक्ट है प्रोवाइड करता है क्राइटेरिया फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाता है और उसकी प्रोटेक्शन को वाइल्ड लाइफ की देता है। ये आल्सो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट ऑफ हंटिंग स्पीसीज, यानी कि फौना को, यानी कि जो भी स्पीसीज वहाँ पाई जाएंगी अगर उनके हंट करते हैं तो जो है उसके शेड्यूल 1 to 4 में दिया गया है कि किस तरह से उनको पनिश करना है, किस प्रकार की उन्होंने गलती की है किसी भी व्यक्ति ने। वेटलैंड जो है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 में आया वेटलैंड के लिए। इसमें वेटलैंड्स को जो है सेव करना था स्टेट्स में, तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम जो आया वो प्रोवाइड करता था असिस्टेंट स्टेट और मैनेजमेंट को वेटलैंड रामसर साइट्स इन द कंट्री को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया, जो कि इस्टेब्लिश किया गया इलीगल ट्रेड से बचाने के लिए स्पीसीज़ को, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया वेटनरी यूज़ ऑफ डाइक्लोफिनेक ड्रग। मैंने पहले ही बताया था कि डाइक्लोफिनेक ड्रग को जो है वेटनरी यूज़ के लिए यानी कि पशुओं पर यूज़ करने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था आपका जिप्स वल्चर का। जिप्स वल्चर एक टाइप का गिद्ध था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन उपमहाद्वीप में जो है जिप्स वल्चर जो था बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया वल्चर स्पीसीज़ का, इस कारण से डाइक्लोफिनेक को बंद करके। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक आई थी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के लिए, जिसको मॉडिफाई किया गया नए कंपोनेंट को जोड़ करके, जिसका नाम था रिकवरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। और 16 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें आपका था स्नो लेपर्ड था, यानी कि स्नो मतलब पता ही है क्या होता है, बर्फ़ वाला तेंदुआ था, बस्टर्ड था, डॉल्फिन थी, हंगुल था, नीलगिरी थार पाया जाता है नीलगिरी में, मरीन टर्टल था, ड्यूगोंग था। ड्यूगोंग के बारे में 2015 में आई थिंक IAS में क्वेश्चन पूछा है। ड्यूगोंग जो होते हैं मैमल्स होते हैं, इन्हें समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनके पास स्तन होते हैं। एडिबल नेस्ट, और ये जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्ट लिफ्ट था, एशियन वाइल्ड बिफेलो था, निकोबार मेगापॉड था, मणिपुरी बर्ड एंटलर्ड डियर था, वल्चर मालाबार सीवेट था, राइनो था, एशियाटिक लायन स्वैम डियर और जेडॉन कॉर्सर था।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो पढ़ लीजिएगा, किस किस तरह से कौन कौन सा प्रोजेक्ट चला, ये सब मेंस के लिए ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। ओके, फिर चलते हैं कि सीबीआई ने क्या किया, एम्पावर्ड किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कि अप्रीहेंड करेंगे, प्रोसिक्यूट वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर्स, जो भी ऐसे भगोड़े होंगे, जो भी प्रोसिक्यूटेड होंगे, जो कि दोषी होंगे, उनको सीबीआई भी जो इंटरेस्ट लेगा, एम्पावर किया, अपने कुछ पावर दिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन रिक्वेस्टेड टू स्ट्रेंथन द फील्ड फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग इन द अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज। बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट से जो है ये चीज़ रिक्वेस्ट की गई है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग यानी कि गश्त देख रेख उसकी बढ़ा दी जाए। फिर पॉलिसीज़ आता है इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आता है, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट और डेवलपमेंट आता है, नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रेटजी आता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान आता है 2009 में, एग्रीकल्चर पॉलिसी आता है, वाटर और इन्वायरमेंट पॉलिसी आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और कोशिश करेंगे कि इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म किया जाए। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड प्लांट्स मैटर्स कनेक्टेड विद देम विद ए व्यू टू इंश्योर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है वो किसका संरक्षण देता है, किसी भी जंगली जानवर का या फिर चिड़िया का या फिर प्लांट्स का, एंड मैटर्स कनेक्टेड विद देम, और जो भी पदार्थ या चीज़ें उनके साथ कनेक्टेड हैं उन सबको संरक्षण देता है। जैसे आप समझ ही रहे हैं कि स्टोन प्रजाति मैंने आपको बताया ही था, एक दूसरे के साथ लिंक होता है। मान लीजिए किसी भी वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट आप ख़त्म कर दो, गौरैया या कोई स्पैरो जो इसको बोलते हैं, वो एक विशेष घोंसले में रहती है, आप उसका घोंसला ही ख़त्म कर दो तो क्या होगा। इसके केस में भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसके अंडर में संरक्षण देता है, तो लागू होगा। इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ाने के लिए ये जो एक्ट के अंदर में आता है कि जो भी आपका इकोलॉजी है यानी कि पारिस्थितिकी है उसको भी और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को भी बढ़ाया जाए। ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ एंड एनिमल ट्रैप्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, प्रोहिबिट करेगा यानी कि मना करेगा कि एनिमल के ट्रैप करके कुछ सर्कमस्टांसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो एनिमल ट्रैपिंग जो है प्रोहिबिटेड है। एनिमल्स को किसी तरह से ट्रैप नहीं करना है, पकड़ना नहीं है किसी तरह से जाल में या फिर जैसे पिंजड़े में, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग राइट, आप मार नहीं सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो, पहले देखते ही थे राजा लोग शिकार करते थे शौक के लिए। हंटिंग राइट्स ऑफ, अच्छा नो नो नो, ये गलत चीज़ें मैंने बता दी। देखिए एक्चुअली क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वहाँ की अनुसूचित जनजाति अंडमान निकोबार की, उनको देता है प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग राइट्स, हंटिंग राइट देता है, ठीक है, संरक्षण देता है मारने का। हैज़ प्रोविजन फॉर द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स के बारे में कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज और फ्लोरा फाउना को भी संरक्षण देता है। उसकी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है जिसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है, ऑफेंसेस अंडर दीज हाईएस्ट पेनल्टी लगाता है, ठीक है। तो कुछ और इसमें पॉइंट है, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज़, मतलब जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो आपका नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ देता है। फिर इसी ने सेटअप किया है NTCA को, ये बहुत सारे सजेशन देता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब कह रहा है 5 काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कि एक्ट के द्वारा आपका नोटिफाई किए गए। सेंचुरी अभ्यारण्य को किया गया, नेशनल पार्क्स को किया गया, कम्युनिटी रिजर्व्स को किया गया, कंजर्वेशन रिजर्व्स को किया गया, एक और है इसी में कुछ होगा, तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको देखनी है आप देख सकते हैं, नोट्स बना हुआ है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है। जितनी चीज़ें समझाने वाली थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी वो मैंने कवर करा दी हैं। कल के लेक्चर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, बेसिकली थ्योरी गिवन है, 2-4 लोगों ने थ्योरीज दी थी, तो छूटी हुई कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।
और एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको चैनल या कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हिट लाइक। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या एक ग्रुप है दोस्तों का, तो आप उसमें इस लेक्चर को शेयर करिए। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।